तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन। सर, आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है बैच 4 की, ये हमारी क्लास उसके हमारी हम जो एजेंडा होगा आज की क्लास का वो ये है कि हम किस तरह आइरस के ऊपर प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने एक पोर्टल का एक्सेस दिया है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो रजिस्टर अभी नहीं है, ये हमने ओपन फॉर ऑल रखी है ताकि वो आगे इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। तो हमने जो एक्सेस दिया आपको पोर्टल का, उस पोर्टल के ऊपर एक तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट की नॉलेज है, जिस बेच पे हम अपने टैक्स के जितनी भी हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो वहां से करेंगे, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपके सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम, आपकी टैक्स क्रेडिट, टैक्स आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस, आपके सेल टैक्स, सारे कॉन्सेप्ट वहां पे अवेलेबल हैं। फर्दर हमने वहां पे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी डाले हुए हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के, लेकिन साथ साथ उस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी हो रही होगी। जैसे हमारी हर वीक में एक क्लास या दो क्लास कहीं ना कहीं हो रही होगी, ताकि आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। तो सर, सबसे पहले हमें अगर आज रजिस्ट्रेशन करनी है एफबीआर के अंदर, तो कोई बताएगा? जी, नजम, ये जो क्लास है वो पेड है, और ये आज की क्लास हमारी सिर्फ ओपन फॉर ऑल है। नेक्स्ट टाइम से जो क्लासेस होंगी वो हमारी पोर्टल के जरिए ही होंगी। तो ये फर्स्ट क्लास सिर्फ वो है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, एज अ डेमो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी मेरे रजिस्टर स्टूडेंट्स भी हैं ऑलरेडी। चलें सर, चलते हैं ज़रा आगे। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ सबसे पहले। एक मिनट मुझे दीजिएगा। सर, सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अच्छा सर, सबसे पहले आप सबके पास एक ये हमारा आइरस का पोर्टल होता है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट है iris.fbr.gov.pk। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि स्क्रीन सबको शेयर है? मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले सर, ये यहाँ पे ये चीज नोट करें कि हमारी जो एफबीआर का ये आइरस का पोर्टल है, iris.fbr.gov.pk.login, ये हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक सिस्टम है जिसको कहा जाता था आइरस सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम के तहत ही हमारी सारी रिटर्न फाइलिंग की जाती है। मतलब कि सर, बेसिक लेवल से लेके जितनी भी आपकी अगर आपको सैलरी का रिटर्न फाइल करना है, आपको बिजनेस का रिटर्न फाइल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपको कोई नोटिस आ रहा है, आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, आपको सेल टैक्स का नोटिस ठीक है, वो भी फेडरल वाला जो गुड्स का होता है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो आप इसी पोर्टल के ऊपर कर रहे होंगे। लेकिन इस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर कोई जगह, जैसे आपकी जीमेल है, हर जगह पे आपको एक आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, एक आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। इसी तरह एफबीआर में भी हमें एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। अब आईडी हमारी क्या होती है? हमारा जो सीएनआईसी नंबर होता है वो हमारी आईडी होती है, और पासवर्ड हमें एफबीआर की तरफ से ईमेल के थ्रू मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करनी होती है आइरस के ऊपर। तो मेन हमारा जो एजेंडा है आज की क्लास का वो यही है कि हम एक इंडिविजुअल, अच्छा, रजिस्ट्रेशन में किसकी बता रहा हूं आपको? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब क्या? सर, मैं, आप, जो एक इंसान है, जीता जागता इंसान, जो आपके सामने मैं चल रहा हूँ, हरकतें कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं इंसान, दिस इज इंडिविजुअल। ठीक है। इस इंडिविजुअल की जो फाइलिंग है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, वो आपकी यहीं पे होगी। अब जो कंपनी होती है और एओपी होती है, कंपनी का मतलब सर जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो बनाई जाती है वो कंपनी लॉ के मुताबिक बनाई जाती है। ठीक है। और सर पार्टनरशिप फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म के मुताबिक बनाई जाती है। ये दोनों आर्टिफिशियल चीज होती है, ये कोई इंसान नहीं होते, ये आर्टिफिशियल होते हैं। इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से होती है। इसके बारे में मैं बहुत आगे डिटेल में बात करूंगा। इनकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर पे नहीं होती, डायरेक्टली एससीसीपी के थ्रू होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी जो नॉर्मली जो 90-80% लोग जो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं, जो हर इंसान को करवानी है, वो किसी सीईओ हो, वो कंपनी का डायरेक्टर हो, वो कोई डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो लॉयर हो, वो कोई जो भी इनकम बंदा पैसा कमा रहा है, जिसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, उसको ये रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। यहां तक सर किसी का कोई सवाल हो, कुछ हो तो बताएं, हम आगे चलते हैं सर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, हम किस तरह करेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर सबको यहां तक?
ओके, थैंक यू कामरान, थैंक यू महविश, थैंक यू मोहम्मद फहद। ठीक है, अब सर देखिए यहाँ पे ये आइरस के पोर्टल के ऊपर, देखिए आइरस के पोर्टल के ऊपर, अच्छा मैं वापस एक बार लॉग इन कर लेता हूँ आपके सामने। सर देखिए मैंने यहाँ लिखा iris.fbr.gov.pk/डैशबोर्ड, तो ये हमारा ओपन होगा, इसको आपको क्लोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर नीचे आएंगे ना, ये डब्बा बना हुआ आएगा, ये डब्बे के नीचे दो बातें लिखी है, ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन, ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इन दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले इस फर्क को समझते हैं। सर ई इनरोलमेंट का मतलब है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब कि सर जो पहली बार रजिस्टर कर रहा है अपने आप को, जिसने कभी आज तक एफबीआर के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ कभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, वो फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, तो वो ये न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। कहाँ पे जाके, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ओके, वो ये ई इनरोलमेंट वाले पे नहीं जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। ठीक है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सर ई इनरोलमेंट का मतलब क्या, देखिए डिजिटल सिस्टम जो दुनिया में ना, वो तकरीबन 10-20 साल में ही आया है। और पाकिस्तान के अंदर 2014 से पहले जितने भी रिटर्न फाइल होते थे, जो भी रिटर्न फाइल हम करते थे, वो हम मैनुअली करते थे। एक मैनुअल रिटर्न फॉर्म होता था, उस पे पेन से या पेंसिल से सारी चीजें लिख के, अपनी रिटर्न इनकम वगैरह लिख के, उसको साइन करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर के पास जाके जमा करवा देते थे। ठीक है, पहले कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, 2014 के बाद ऑनलाइन सिस्टम आया। तो जितने भी जो मैनुअल थे ना, मैनुअल लोग, उनको अब ऑनलाइन फाइलिंग करने के लिए ई इनरोलमेंट करवानी पड़ी। क्या करवानी पड़ी, ई इनरोलमेंट, मतलब ई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी। तो मतलब कि सर अगर कोई आज की तारीख में कोई बंदा है जो पहले 2012 में, 2001 में, 2005 में रिटर्न फाइल करता था, उसके बाद उसने रिटर्न फाइल करना छोड़ दिए, अब उसको वापस रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो अपना न्यू आईडी पासवर्ड नहीं बनाएगा। उसका आईडी पासवर्ड के बनाने के लिए उसको सिर्फ अपनी ई इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, ई इनरोलमेंट। ठीक है, जिसमें सिर्फ वो अपना आईडी और पासवर्ड बनाएगा, अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में हम आईडी पासवर्ड के साथ अपनी पूरी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई, क्या ये बात आप लोगों को यहां तक क्लियर है? सर आपको ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस समझ आ गया? तो मैं अब पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाऊं, और उससे पहले मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है किसी भी क्लाइंट को रजिस्टर करने के लिए। देखिए क्योंकि आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग आए ना, अपना रिटर्न फाइल करने नहीं है, पैसा कमाने की सूरत से आए ये कोर्स लेने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्लाइंट से चाहिए होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलूँ? आप लोग की इजाज़त है मुझे? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, जो 2014 से पहले फहाद पहले से रजिस्टर्ड था एफबीआर के साथ मैनुअली, और उसको अब ऑनलाइन रजिस्टर होना है, तो वो ई इनरोलमेंट पे जाएगा। लेकिन अगर तुम हो, तुमने कभी जिंदगी में एफबीआर के साथ कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, तो तुम डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। गॉट इट फहद, गॉट इट? ठीक है, ओके डन। चलें सर, अब सलाह मैं सबसे पहले आपके सामने एक ये आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑन इनकम टैक्स की एक फाइल आ रही होगी आपके सामने। आपके सामने एक ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आ रहा है, सबको नजर आ रहा है? मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक यू लाइबा, थैंक यू महवेश। आ, ठीक है, अच्छा सर, अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट से रिक्वायर्ड है उसकी न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कॉल आती है, या आपका भाई है, आपका वो है, उसको बोला यार मैं ना एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, मैं एक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, और जब मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा है क्योंकि मैं फाइलर नहीं हूँ। ये आप बहुत जगह पे बात सुनते होंगे, मैं घर खरीदने वाला हूँ, मैं फाइलर नहीं हूँ, मुझसे डबल टैक्स लिया जा रहा है। मैं कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरी विदहोल्डिंग टैक्स डबल फाइल कर रहे हैं। मुझे मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन मैं फाइलर नहीं हूँ, मैं अपना रिटर्न कैसे जमा करवाऊँ, वो मुझे वीज़ा नहीं देंगे। इन सूरतों में लोग क्या करते हैं, अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ आते हैं, और कुछ लोग वॉलंटरी भी आते हैं, क्योंकि रिटर्न फाइल करना इट्स अ गुड थिंग, आपको बड़ा फायदा होता है इसका। तो सर इस सूरत में आपके पास एक क्लाइंट आया कि यार मोहम्मद अली साहब, मुझे गाड़ी लेनी है, मैं फाइलर नहीं हूँ, मुझे फाइलर कर दो। तो आप उसको फाइलर करने से पहले एज अ कंसल्टेंट उससे क्या चीज़ मांगोगे? सबसे पहले आप उसको ये कहोगे कि अमजद साहब, फॉर एग्जाम्पल अमजद साहब आपके पास आए, तो पहले तो आप अमजद साहब को यूं कहोगे कि अमजद साहब, सबसे पहले मैं करूंगा आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन,
और मैं चेक करूंगा क्या आपने कभी पहले रजिस्टर थे। अमजद साहब ने कहा नहीं, मैं तो कभी पहले रजिस्टर नहीं था, ना ही मैंने कभी जिंदगी में रिटर्न फाइल किया है। तो फिर आप अमजद साहब की क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। ई एनरोलमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट मैं उस टाइम पे बताऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अमजद साहब अगर कहते हैं कि मैं पहले मैनुअल रिटर्न फाइल करता था, अब मैं ई एनरोलमेंट होना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है। तो सर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला जो हमें चाहिए होता है सीएनआईसी नंबर। क्लाइंट का क्या चाहिए होता है, सीएनआईसी नंबर। तो आप सीएनआईसी नंबर ले लें या सीएनआईसी का डायरेक्ट पासवर्ड मांग ओ कॉपी मांग ले सीएनआईसी की, तो इट्स अप टू यू। सर नेम एज पर सीएनआईसी, सीएनआईसी पे क्या नाम होगा वो हमें चाहिए होगा। सर उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब क्या, कि जो भी उसका यूफोन, वारे, टेलीनॉर, जोंग, जो भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं मोबाइल नंबर, उसका जो भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें चाहिए होगा। फिर हमें चाहिए होगी उसकी ईमेल एड्रेस। सर ईमेल एड्रेस इज yahoo.com, gmail.com, outlook.com, जो भी उसकी ईमेल होगी वो चाहिए होगी। और साथ में हमें उसका चाहिए होगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल एड्रेस। अच्छा यहाँ मैं कमर्शियल एड्रेस को हटा देता हूँ, कमर्शियल एड्रेस हम नहीं डालते, हम सिर्फ रेजिडेंशियल एड्रेस डालते हैं, क्योंकि कमर्शियल एड्रेस हम अपनी प्रोफाइल में जाके कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह डालेंगे। तो हमें कंप्लीट उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी चाहिए होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें अपने क्लाइंट से चाहिए होंगे उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्या यहाँ तक आप लोग को बात समझ आई कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। इसको मैं आपके रजिस्टर ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, आपको कोई इशू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले एज अ कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है काम करने के लिए, तभी तो जाके काम करोगे। ठीक है ना। क्योंकि ये कोर्स मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली किस तरह जो मार्केट के अंदर काम होता है, जो टैक्स कंसल्टेंट काम करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। कौन कौन है सर, कामरान, लाइबा, महवेश, फहद, कमाल, नजम, नासिर, नवीद, यासिर, जाहिद, जहरा, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें सर, ग्रेट ग्रेट। अब सर चलते हैं। अब ये हमारे पास आ गया है, अब हमारे पास ये डाटा आ गया है, तो मैं एक एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ। मैं एक एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ, लेकिन खैर मुझे डालना खुद ही पड़ेगा। मैं एक एक्सेल फाइल पे लिख लेता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास डाटा आ गया। डाटा क्या है सर, समझे, मेरे पास सबसे पहले मेरा सीएनआईसी नंबर आ गया। ठीक है। मैं सिर्फ सीएनआईसी नंबर यूं आधा लिख रहा हूँ अभी। ठीक है। ताकि आप लोगों को बस पता हो। 13 नंबरों का होता है ना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12। ठीक है। 4 2 करके मैंने 12 13 नंबर का सीएनआईसी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। ठीक है। फिर हमें नाम पता चल गया भाई, मोहम्मद अली नाम है उस बंदे का सीएनआईसी पे। सर यूफोन सिम यूज करता है, नंबर उसका है 033। ठीक है। जो भी नंबर होगा, अच्छा +92 भी लगेगा, चले मैं वो आपको बात को बताऊंगा। सर उसकी ईमेल आ गई m.ali123121@gmail.com। ठीक है। और उसका एड्रेस आ जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल कहीं भी क्लिफ्टन, क्लिफ्टन फ्लैट, फ्लैट नंबर 2, क्लिफ्टन टावर, ये अपनी तरफ से लिख रहा हूँ मैं, क्लिफ्टन टावर ब्लॉक, कोई भी होगा, ब्लॉक C B, इतना मुझे कराची का पता नहीं है, ब्लॉक C B। ठीक है। क्लिफ्टन टावर ब्लॉक C, क्लिफ्टन कराची, क्लिफ्टन कराची, जो भी होगा। ये उसका एड्रेस आ गया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ आ गई है जो हम डाल के उसकी रजिस्ट्रेशन अब करने जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आइरिस के ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ आइरिस के ऊपर। सर ये आइरिस पे है, सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है। आप सबके सामने देखा मेरा एरो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, मैंने यहाँ क्लिक की। सर मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया, ये मेरे पास फॉर्म हो गया। सबसे पहले मुझसे मांगा जा रहा है मेरा सीएनआईसी नंबर। तो सर सीएनआईसी नंबर 13 डिजिट का होता है। तो ये पता नहीं मैंने कितने 13 डिजिट लिखे नहीं लिखे, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। सर अभी और भी जीरो है, तो मैंने 13 डिजिट का अपना सीएनआईसी मुकम्मल कर लिया। अच्छा मैं एक्चुअल में नहीं कर रहा, किसी का डाटा लीक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि होगा भी क्या आगे। सर मिस्टर है, मिसेस है, क्या है, मिस्टर लिख देते हैं।
नाम क्या था? मोहम्मद। मोहम्मद, ठीक है। मिडिल नेम अगर है तो लिख दीजिएगा, लास्ट नेम लिख देते हैं अली। नंबर आपकी मर्जी है। फिर हम चलेंगे सर, यहाँ पे आएगा करंट सर्विस प्रोवाइडर नंबर। करंट सर्विस प्रोवाइडर नंबर सर, फॉर एग्जांपल यूफोन का नंबर है। अच्छा, जब नंबर लिखेंगे ना तो देखिए आपको इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 0092 से आपको नंबर स्टार्ट करना है, 0092, फिर आपका 321 33 जो भी होगा। तो देखिए मैं करूंगा 0092 335, ये नंबर हो गया। तो 0092 से आपका नंबर स्टार्ट होगा। सेट है, जो भी हो। फिर हम इस सेल नंबर को कंफर्म कर देंगे, जो भी कंफर्म होगा इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता, सेल नंबर और ईमेल यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगी, तो आपको टाइप ही करनी पड़ेगी। ओके, ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब सर मैं, अच्छा, रजिस्टर ऑन योर सीएनआईसी नंबर, देखिए यहाँ बात लिखी हुई है, रजिस्टर होना चाहिए आपके सीएनआईसी नंबर के ऊपर। ठीक है। अब आ जाए सर ईमेल। ईमेल क्या थी सर? ईमेल जो भी थी, m.ali12@gmail.com। ठीक है, वही ईमेल हमें यहाँ पे कंफर्म कर देनी है, m.ali@gmail.com। सर क्या यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ गई कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है? फिर मैं एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल किसी भी चीज़ का, कि समझ आ गया? सर ये एनटीएन बनाने के, इसको हम कहते हैं एनटीएन रजिस्ट्रेशन, इसका नाम है एनटीएन रजिस्ट्रेशन। इसके भी हम क्लाइंट से 1000 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं, और अच्छा क्लाइंट है तो उससे भी ज़्यादा चार्ज किए जा सकते हैं। तो इसके भी हम पैसे चार्ज करते हैं। ये 5 मिनट का और 10 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन इसके भी पैसे चार्ज होते हैं। ठीक है, बाकी सबको समझ आ गया? 2 मिनट देखें तो मैं आगे चलूं। एनटीएन, यही यही जो मैं तो ये बता रहा हूँ ना कामरान, ये सारा एनटीएन रजिस्ट्रेशन है। ये नेशनल टैक्स नंबर, ये एनटीएन नंबर आपका सीएनआईसी नंबर ही आज की तारीख में आपका एनटीएन नंबर होता है। और एक जगह आपको एक एक कोड मिलता है, एक एनटीएन नंबर मिलता है, एक नेशनल टैक्स नंबर। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलता है, वो आगे वाली क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा। अभी बहुत, हम प्यार से, बच्चा नहीं होता, अभी आप सारे टैक्स में पहली बार पैदा हुए हैं, और मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूं, अभी हमें ये लेके चलना है। मैं भी अभी से हमेशा होता है ना, एक जिंदगी है, जिंदगी हमेशा एक लर्निंग पर्पस होता है। ठीक है ना? आप ये कहते हैं कि अब मैं सब कुछ जानता हूं, आज मैं कह दूं मुझे टैक्स का सब कुछ पता है, तो मुझे फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। तो इसी तरह जब टैक्स में मैं हमेशा सीखता जा रहा हूं, अभी आप पैदा हुए हैं आज, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं ना, वैसे मैं आपको टैक्स के अंदर बड़ा करता जाऊंगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा स्लो हम जा रहे होंगे, लेकिन बड़े प्यार से जा रहे होंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक बेहतरीन कंसल्टेंट बनाना है। लेकिन उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, अपनी ओरिएंटेशन क्लास में भी कहता हूं, कि आपको लॉ जानना बड़ा जरूरी है। टैक्स लॉ पे बड़ी ग्रिप होनी चाहिए आपकी। ओके, चलें सर। सर यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चलूं आगे? चलें सर। सर अब आ जाए। सर अब हम बनाएंगे अपना एड्रेस। अब देखिए मैंने उसमें कहा था कि यहाँ पे हमें कमर्शियल या रेजिडेंशियल एड्रेस, तो हमेशा इंडिविजुअल का ना रेजिडेंशियल एड्रेस ही डालेगा। रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब क्या होता है? जिस रिहाइश इस इलाके में वो रहता है, उस इलाके का उसका पता, मतलब उर्दू में बोल देता हूँ पता, पता ही कहते हैं ना उर्दू में। ठीक है ना? तो आ जाए सर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एड्रेस क्या निकाला था? सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इस बंदे की। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ओके, डन है। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें सेलेक्ट करना है भाई, अमीर बंदा है तो किसी बेंगलो में रहता होगा, किसी केबिन में रहता होगा, कोई महल वहल होगा। अगर फ्लैट में रहता है तो फ्लैट लिख देंगे। सर मोहम्मद अली का तो फ्लैट था, तो हम यहाँ फ्लैट सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउस नंबर भी होता है, फ्लैट नंबर भी होता है। अच्छा, मेजरमेंट यूनिट मतलब क्या होता है कि कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कितना है, इसको हमेशा आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, कनाल मरला कुछ भी नहीं कीजिएगा, अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा हमेशा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको अदर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर यूनिट नंबर, तो ये मोहम्मद अली का फ्लैट नंबर क्या था? हमने एक्सेल पे लिखा था फ्लैट नंबर 2 था, तो हम लिख देंगे फ्लैट नंबर 2। ओके। फिर सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट क्या थी? कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट थी क्लिफ्टन टावर, क्लिफ्टन रोड ब्लॉक बी, क्लिफ्टन रोड लिख देता हूँ, क्लिफ्टन रोड ब्लॉक ब्लॉक बी। ठीक है, ये उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट है। जैसे कि अगर गुलशन में रहता है तो 13D। ठीक है ना? अगर तारिक रोड की साइड रहता है तो क्या, तारिक रोड का मुझे इतना नहीं पता मशहूर क्या होता है, शायर 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 शाहीन कायदीन हो गया है। ठीक है, नॉर्थ नाथाबाद में रहता है तो हैदरी का इलाका होता है।
ठीक है, और इस तरह आपकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट होती हैं। फिर एरिया लोकेलिटी सर, जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद में हैदरी है, इस तरह की चीज़ें, नॉर्थ नाज़ाबाद है, क्लिफ्टन है, तो यहाँ मैं क्लिफ्टन लिख दूंगा। डीएच है तो डीएच लिख देंगे। बहरिया है, आजकल बहरिया की हालत बड़ी बुरी चल रही है, तो बहरिया भी लिख सकते हैं। अब सर यहां तक सब आ गए होंगे, तो अब हमें सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी का मतलब सिर्फ कराची की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, लाहौर भी हो सकता है, यहाँ लाहौर का बाजार भी हो सकता है, ठीक है, राजा बाजार भी हो सकता है, रावलपिंडी का। तो ये डिफरेंट आपके चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। रावलपिंडी है, मुल्तान है, लाहौर है, ये सारे डिफरेंट है, जौहर टाउन है। तो ये सारे हो सकते हैं। अब हमें सिटी सेलेक्ट करना है। तो ये सर जो कॉम्प्लेक्स सिटी है वो कहाँ होगी, कराची में। अब हम जब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने का कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा, देखो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। तो हम यहाँ सर्च पे बटन करेंगे, क्या करेंगे, सर्च पे बटन दबाएंगे, और यहाँ मैं लिखूंगा कराची। क्या लिखूंगा, सिर्फ कराची। सर कराची पे क्लिक करेंगे और सर्च का बटन दबाएंगे। ठीक है, अब सर्च का बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कराची का कौन सा एरिया है, सेंट्रल है, ईस्ट है, सेंट्रल है, गुलशन है। ठीक है, फिर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल वेस्ट, साउथ, सेंट्रल ईस्ट। तो मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि क्लिफ्टन किस सेंट्रल में आता है, कराची के, सॉरी कराची के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, साउथ में आता है, वेस्ट में आता है, ईस्ट में आता है, किस एरिया में आता है? कोई बताएगा मुझे कि क्लिफ्टन किस एरिया में आता होगा, तो मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए? किसी को कोई पता हो? वेट कर रहा हूं मैं आप लोग के आंसर का। सर अगर देखें, जाहिद और महविश, आप लोग ने बोला डोंट नो, ठीक है, नो आइडिया। मोहम्मद फवाद ने भी कहा नो आइडिया। बाकी ने कहा सर साउथ में। मैं पूछ रहा हूँ क्लिफ्टन कराची के किस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता ना, और क्लाइंट ने भी आपको ये नहीं बताया हुआ, क्योंकि क्लाइंट से अगर आप इस तरह के सिली क्वेश्चन करेंगे ना, क्लाइंट बोलेगा यार ये किस, मतलब ये कोई मुझे प्रोफेशनल बंदा नहीं लग रहा, ठीक है ना, ये मुझे कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं लग रहा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कराची, देखिए कराची के चार डिस्ट्रिक्ट है, कराची सेंट्रल कहलाता है, एक कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची नॉर्थ, कराची वेस्ट। ठीक है ना, ये जो हमारे होते हैं। तो आपको ये चीजें कहाँ पे सर्च करनी है सर, चैट जीपीटी, आपके पास गूगल है, गूगल पे लिखना है कि क्लिफ्टन, विच डिस्ट्रिक्ट इज क्लिफ्टन प्लेस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी मैं यहाँ करता हूँ, विच डिस्ट्रिक्ट क्लिफ्टन इन कराची, ये देखे आ गया, विच डिस्ट्रिक्ट इज क्लिफ्टन कराची। ये क्या कह रहा है सर, कराची साउथ, ये देखें इसने क्या किया, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब ये बातें आपको क्लाइंट नहीं बताएगा, क्लाइंट अपना एड्रेस दे देगा, तो ये बातें आपको खुद गूगल करके सर्च करनी है। क्योंकि ये टेक्स्ट की फील्ड में ना अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी को जितना इंक्रीज करोगे ना उतना अच्छा है। और आने वाले टाइम में जो एआई का टाइम आ रहा है और जिस तरह का मॉडर्न टाइम आ रहा है, अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल अच्छी नहीं है, तो आप आगे सरवाइव नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। ठीक है ना, तो ये अपनी रिसर्च स्किल को हमेशा अच्छा करना है। कोई चीज़ नहीं पता, डोंट नो, अच्छी बात है, उसके बाद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो सर साउथ, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट है। तो अब मैं वापस अपने आइरस पे चलता हूँ, मैं अपने आइरस पे जाऊंगा, सॉरी ये रहा, और मैं यहाँ पे कराची साउथ सेलेक्ट कर लूंगा, कराची साउथ। ठीक है, देखें इसने सिटी खुद उठा ली और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुद उठा लिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अब मैं लास्ट आपको कैपेसिटी वाली बात समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया सर, कि मैंने कैसे कराची साउथ सेलेक्ट किया और कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारा यहाँ पे लिख के आ गया है। तो ये रिसर्च आपको खुद करनी है, छोटी छोटी। अगर इस तरह के सवाल क्लाइंट से करोगे ना, क्लाइंट तुम्हारा बोलेगा भाई यार ये किस बंदे से मैं काम करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि ये कोर्स के अंदर ना मैं तुम्हें क्लाइंट डीलिंग भी सिखा रहा हूँ, क्लाइंट के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या चीजें करनी है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ताकि ये फील्ड के अंदर ना, अगर एक क्लाइंट का अच्छा काम करोगे ना, 10 क्लाइंट तुम्हें साथ लेके देगा, 10 से 20, तुम्हें इस तरह तुम्हारी चेन बन जाएगी पूरी। ओके, जी सर, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? समीना, समीर, नासिर, नाजम, महवेश, उमर, लाइबा, मुस्तफा, कहानी, अक्सा, सब आप लोग मेरे साथ ही है ना, मेरे साथ चल रहे हैं ना? मजा आ रहा है? चीजें समझ आ रही है, मजा आ रहा है अभी तक? ठीक है, अभी ये कोई मजा नहीं है। जब तुम लोगों को मैं रिटर्न फाइलिंग के ऊपर लेके जाऊंगा ना, और रिटर्न फाइलिंग में जब मैं तुम लोगों को चीजें समझाऊंगा, और रिटर्न फाइलिंग किस तरह करोगे, कैसे क्लाइंट से डाटा लोगे, टैक्स को कैसे बचाएंगे, छुपाएंगे, टैक्स की लाइबिलिटी को कम करेंगे, वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट। कंसल्टेंट है, 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 3 मुल्कों का एक्सपीरियंस है। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है, किस तरह चीज़ें की जाएंगी, हर चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है,
सेट है। चले सर, अब चलते हैं सर कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या होता है? अब ये पूछ रहा है कि बेटा ये घर तुम्हारा अपना है या बेनामी है। अब एक बात बताओ, मोहम्मद अली अपने बाप के घर पे रहता है, अपने बाप के घर पे अय्याशी करता है, हड हराम की जिंदगी जी रहा है, तो क्या वो घर मोहम्मद अली का है या उसके बाप का घर है? क्या वो घर उसका है या उसके अब्बा का घर है? मैं एक घर पे रहता हूँ, अपने अब्बा के घर पे रोटियां तोड़ता हूँ, मुफ्ते की मजे की जिंदगी जीता हूँ, फुल मेरी अय्याशी है लाइफ में। अब्बा अब्बा ने कमा लिया, हम क्यों कमाए भाई? ठीक है, तो घर किसका होगा? बिल्कुल सही महवेश, लाइबा, जाहिद, बिल्कुल सही, फादर का घर होगा। किसका घर होगा? फादर का। तो ये आपका घर नहीं हुआ। अगर मैं मोहम्मद अली की रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो मोहम्मद अली क्या मालिक के ऑनर के तौर पे आएंगे या लीज टेनेंट के तौर पे आएंगे? ठीक है, मोहम्मद अली क्या मालिक के तौर पे आएंगे या उस पे आएंगे? नजमो साकिब, तुम पता नहीं कोई, ये मुझे लगता है कि वो पश्तो वश्तो बोल रहे हो, तो प्लीज उर्दू बोलो ताकि हमें भी समझ आए। तुम गाली वाली दे दी तुमने पश्तो में, मैं समझ ही नहीं आई। ठीक है ना? ऑक्यूपेंट होगा, ऑनर होगा, या ऑक्यूपेंट वाला बिजनेस ऑनर वाली बात आएगी? सर बिल्कुल, अगर अब वो अब्बा के घर पे मुफ्ती की रोटी तोड़ रहा है, तो सर यहाँ पे बेनामी और लीज वगैरह में आएगा। और अगर उसके अब्बा की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो फिर ऑनर में आएगा। अब आपको ये लाजमी बताना है कि यहाँ के आपका घर आपके नाम पे, कोई किराए पे रह रहा होता है, कोई घर में अपने घर वालों के साथ रह रहा होता है, लेकिन वो घर उसके नाम पे नहीं होता, भाई के नाम पे होता है, अब्बा के नाम पे होता है। तो अगर आपके नाम पे घर नहीं है तो आप टेनेंट या ये सेलेक्ट करेंगे बेनामी वगैरह। और अगर घर आपके नाम पे है, जिस जिस बंदे का, क्लाइंट का खुद का घर है, उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, तो सर फिर ये ऑनर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है, इसके बाद सर हमें शेयर परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। शेयर परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि कितना शेयर है। अब देखें, अगर आपने बेनामी सेलेक्ट किया कि भाई मेरे नाम पे ही करनी है, तो मेरा तो एक 0% है। लेकिन सर यहाँ पे जीरो मैं लिखूंगा ना, तो ये जीरो का एक्सेप्ट नहीं करेगा। जीरो को करके ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे वन लिखना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1%। अगर आपके नाम पे घर नहीं है, आप ऑनर नहीं है, आप टेनेंट है, तो आप 1% लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऑनर है, तो अगर आप 100% ऑनर है तो 100% लिखेंगे। अगर आपके नाम पे और किसी आपकी बीवी के नाम पे घर है, तो आप 50-50% लिखेंगे। ठीक है? ठीक है, 50% लिखेंगे, क्योंकि अगर आपकी बीवी के नाम पे भी घर है, आपके भाई के नाम पे भी है, दोनों का घर में से आधा आधा है, तो 50% लिखेंगे। ठीक है ना? तो जो परसेंट होगी ऑनर की वो लिखेंगे। और अगर बेनामी टेनेंट है तो सिर्फ 1% लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे? 1%। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई यहां तक? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? यहां तक ये बात समझ आई? महवेश, फादर के अगर नाम पे है तो ऑनर, मतलब कि अगर फादर का, अगर आप ये रजिस्ट्रेशन फादर की कर रही हैं, फादर की रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो फिर ऑनर सेलेक्ट करेंगे ना। अगर फादर मतलब उसके घर के मालिक की बना रही है, अगर उसके बेटे की बना रही है, तो फिर आप टेनेंट वाली बात करेंगी। ठीक है? सर असल में ये कामरान, ये मसला ये आता है कि 0% के ऊपर ने सेलेक्ट नहीं करता, 0% के उठाता नहीं है, इसलिए हमें 1% लिखना पड़ता है। ये इनका बाय डिफॉल्ट एक फॉल्ट है। अगर रेंट पे हो तो 1%, यासिर बिल्कुल सही। 0% नॉट अवेलेबल इन आइरस, बिल्कुल कमाल ने बिल्कुल सही बात की, 0% अवेलेबल नहीं है आइरस के ऊपर। ओके सर, हाउ टू चेक एंड एडिट दिस डिटेल इन पोर्टल फॉर समवन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड? समीर, सिर्फ तुम दो चीज चेंज कर सकते हो। तुम दो चीज चेंज कर सकते हो। एक तुम चेंज कर सकते हो क्या? मोबाइल नंबर और ईमेल, वहां पे जाके। और ये बात मैं बताऊंगा, ये जब पोर्टल बन जाता है, एक्सेस मिल जाता है, तब होता है। लेकिन एक बार जो तुमने रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दिया और ये डाल दिया ना, ये चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ता है। ये ऑनलाइन चेंज नहीं होता। ये आगे जाके मैं क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि उसको चेंज करने की ये चीजें नहीं देता। हाँ, अगर कोई बिजनेस है, कोई ऑफ शॉप है, कोई कमर्शियल एड्रेस है, वो सारी चीजें ऐड हो जाती है। ठीक है? ये थोड़ी आगे की बात है सारी। सही है? चले सर। सर ये करने के बाद अब लास्ट में ना आप ये कैप्चर डालेंगे, ये कैप्चर डालेंगे, GM79। क्या डालेंगे? GM79। और आप सबमिट कर देंगे। अब देखिए, यहां पे मैं सबमिट करूंगा तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने गलत डाली हुई है, कोई मैंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं डाली। तो ये GM79, ये कैप्चर जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आपको डालना है। और सबमिट करने के बाद का जो प्रोसेस है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सर आप सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे, तो सर आपके पास है ना दो कोड जनरेट होंगे। आपके पास दो कोड जनरेट होंगे। एक कोड
एक कोड जो आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला है, यहाँ पे जो ऊपर मोबाइल नंबर डाला था ना, ये रहा, ये मोबाइल नंबर डाला है। एक एफबीआर की तरफ से आपको मैसेज आएगा, आपको पास एक कोड आएगा, आपके पास नहीं, आप तो क्लाइंट का काम कर रहे होंगे, तो क्लाइंट के एक नंबर पे एक कोड आएगा, और दूसरा दूसरा कोड आएगा उसकी ईमेल के ऊपर, जो मैंने दोनों बात लिखी है। इस तरह के कोड आएंगे, देखिए मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन कोड एफबीआर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। दूसरा, सर ईमेल आएगी, डियर सर मैडम, ये अच्छा, ये पूरी उसकी रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ गई है, तो आपको एक एक कोड आएगा, ये तो ये मैं ये बात की बात है आईडी पासवर्ड की, और कोड आपको एक यहाँ पे आएगा, ये ईमेल क्या आएगा, डियर सर मैडम का ईमेल पे आएगा, और इसी तरह एफबीआर पे एक मैसेज भी आएगा। आपको दो कोड जनरेट होंगे, वो दो कोड आप डालेंगे यहाँ पे, आपको ना दो कोड की ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर कोई कहेगा तो मैं उसकी रजिस्ट्रेशन कर देता लाइव, लेकिन मैं करूंगा नहीं, किसी की भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना सर, दो कोड के डब्बे ओपन हो जाएंगे, दो कोड के डब्बे। वो दोनों कोड पे मुझे मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा वो डालना होगा, ईमेल पे जो कोड आएगा वो डालना होगा, और मुझे सबमिट करना होगा। मुझे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। यहां तक बात समझ आई? एक मिनट, सर सवाल है सर, हाउ टू चेक एडिट, अच्छा ये वाला सवाल हो चुका है। सर अगर ईमेल ना हो तो अक्सर ईमेल के बगैर रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती, ईमेल बनानी पड़ेगी लाजमी, ईमेल इज मैंडेटरी। ठीक है, ईमेल मैंडेटरी है। ओके, ये दो कोड जनरेट होने के बाद सर एफबीआर की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी, ये दो कोड जैसे ही जनरेट हो जाएंगे, ये दो कोड जैसे ही आपको मिल जाएंगे, आपको एफबीआर की तरफ से मेल आएगी कि भाई मोहम्मद अली साहब आप रजिस्टर हो गए, आपका ये पासवर्ड है, पासवर्ड लिखा होगा, पिन कोड दिया होगा आपको 19, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। पासवर्ड, पिन कोड और रजिस्ट्रेशन के नाम से एक ईमेल आएगी, मतलब क्या, कि क्लाइंट का पासवर्ड, उसकी पिन नंबर, पिन नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है, जैसे हमारा एटीएम का नंबर होता है ना, एटीएम में पैसे निकालते तो 4 नंबर का डिजिट होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हम 4 नंबर का डिजिट डालते हैं, वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी होगी। और वो जैसे ही आप वो पिन कोड डालेंगे, ये पिन कोड जो काम आता है वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे काम आता है। जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो ये हमारी ई सिग्नेचर होती है, इस पिन कोड के जरिए हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको एक ईमेल आएगी और आपका ये आईडी और पासवर्ड तैयार हो जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड तैयार हो जाएगा। पिन कमाल, पिन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, जब तुम पासवर्ड डाल के ऑनलाइन होगे, ऑनलाइन पे रिटर्न फाइल करोगे, तो जब पोर्टल के ऊपर जाओगे रिटर्न फाइल करोगे, उस टाइम पे ये पिन आपको रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्या यहां तक आपको रजिस्ट्रेशन की बात समझ आ गई? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, बिल्कुल आसान और सिंपल। चले सर, अब सर मैं ई इनरोलमेंट वाली, ये कमाल आगे जाके बताऊंगा, ये पासवर्ड भी कैसे रिकवर होगा, सब कैसे रिकवर होगा, ये आगे जाके बताऊंगा, ये अभी पार्ट नहीं है, ये जब मैं ऑनलाइन आपके पास चला जाऊंगा सब बताऊंगा। जी सर आप, ठीक है, अब चलते हैं बैक टू लॉगिन सर, अब ये मैं क्लोज कर देता हूं। अब आप वापस आइडस के यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए ये आपके पास आईडी और पासवर्ड आ गया होगा, जो ईमेल आई होगी उस पर एक पासवर्ड आया होगा, और आईडी आपका सीएनएससी नंबर ही है। सर ये मैं ओपन करूंगा, मैं ओपन कर, सर ये देखिए ये आपका एक पोर्टल होता है, ये आपका एक पोर्टल होता है जहां पे हर चीज आपकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह होती है। जब तक आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं होगी इस पोर्टल पे नहीं आ सकते, इस पोर्टल पे नहीं आ सकते तो कुछ भी नहीं होगा। इस पोर्टल पे ही पिन भी चेंज होगा, प्रोफाइल भी चेंज होगी, चेंज पासवर्ड, चेंज पिन, रजिस्ट्रेशन, न्यू डिवाइस, हर चीज इस पोर्टल पे होगी। आपके सर डिक्लेरेशन होगी, एसेट की डिक्लेरेशन, वेल्थ स्टेटमेंट, रिटर्न फाइलिंग, सैलरी का रिटर्न फाइल होगा, सिंप्लीफाइड रिटर्न, न्यू रिटर्न, टैक्स ईयर, सर आपकी जितनी भी कंप्लीट टास्क, ये जितना भी है, ये पोर्टल में आपको आहिस्ता आहिस्ता पूरा कंप्लीट ही समझाऊंगा हमारे कोर्स के साथ, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर। तो ये हमारा पोर्टल है जिसके लिए मैंने अभी आपको रजिस्ट्रेशन सिखाई है। ओके, तो ये पोर्टल का हमें आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, इसके बगैर हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं आपको अब ई इनरोलमेंट के बारे में बताता हूँ, 2 मिनट। और फिर अगर कोई जो न्यू बच्चे हैं जिनको इस कोर्स के बारे में जानना है, कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, जी फहद पासवर्ड भी ईमेल पे आएगा, ये रही ना, ये देखो ना, ये मैंने तुम्हारे सामने रखा है ना, ये देखो ये पासवर्ड आया तो है, WOO, W, स्मॉल O, 0HR, ये आएगा आपको।
कमाल एडवांस कोर्स जो है ना, थोड़ी चीजें एडवांस कोर्स की मैंने इसी के अंदर डाली हुई है, जैसे कि रिप्लाई देना, लॉ की रीडिंग, लॉ की कंप्लाइंस, लॉ को किस तरह रीड किया जाता है। नहीं, मैं इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर अभी तक तो मैंने जो चीजें हैं वो इसी कोर्स के अंदर हमारी शामिल है। ठीक है, अच्छा मोहम्मद कमाल, मैं इसका आंसर है ना आपको आखिरी में देता हूँ, पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आपके जो सवाल है ना मैं उसका आंसर आपको सुकून से देता हूँ, ठीक है? डन है? चलें सर। चलें सर। सर पहले मैं ज़रा लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनको बेचारों को तकलीफ ना हो, ताकि उन वो सारी चीज़ें सीख जाएं। फिर जिनकी जो क्यूरीज होंगी मैं उनका आंसर ज़रूर बैठ के यहाँ पे दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर अब चलते हैं ई इनरोलमेंट। अब ई इनरोलमेंट का मतलब ये है कि सर आपका सीएनआईसी नंबर, आपका नाम सब उनके पास पहले से मौजूद है, आपका एड्रेस वगैरह सब मौजूद है। अब यहाँ पे हमें ना सिर्फ तीन उस मोहम्मद अली का सीएनआईसी नंबर डालना होगा। सर ई इनरोलमेंट वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो भी बंदा पहले मैनुअल रिटर्न फाइल करता था, पहले से रजिस्टर था एफबीआर के पास, अब सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न अपना फाइल करना चाहता है और ई इनरोलमेंट नहीं की, तो वो अपनी ई इनरोलमेंट करेगा। सर यहाँ पे सिर्फ सीएनआईसी नंबर डालेगा, उसका नाम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे कि मैं अगर अपना डालूं, खैर अभी नहीं उठाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। खैर मैं अपना सीआईसी नंबर भी नहीं डालना चाहता, तो मैं अगर नाम डालूं, फिर सर सेम आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, सेल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल डालेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल होना आपका लाजमी है। और इसको लॉस मत कीजिएगा, अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल भूल गए और पासवर्ड भी भूल गए तो फिर जरा है ना डिपार्टमेंट से एफबीआर से आके ख्वारी करनी पड़ती है इसकी, ठीक है? तो ये मत भूलिएगा। और सर सेम कैप्चर डालेगा। जैसे ही यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो सेम दो कोड जनरेट होंगे, एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे, एक कोड आपकी ईमेल पे। जैसे ही कोड डालेंगे आपको वही आईडी पासवर्ड की ईमेल जनरेट हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। ई एनरोलमेंट में सिर्फ आपको एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीएनआईसी डालेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर? तो सर ये सिंपल हमारा ई इनरोलमेंट का कॉन्सेप्ट है। जी जी बिल्कुल, सेपरेट मेल टू क्लाइंट के ईमेल पर आता है, तो ये चीज़ें उनके आस्क करेंगे। यस बिल्कुल। फहद, बिल्कुल जब आपका क्लाइंट आपको सारी चीज़ें देगा, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि ठीक है भाई क्लाइंट, मुझे तुम्हें एक ईमेल आई होगी, आईडी पासवर्ड वगैरह आएगा, वो मुझे भेजो। वो जैसे ही वो भेजेगा, आप क्या करोगे, उसको एक एक्सेल फाइल बनाओगे, अपनी सेपरेट एक शीट बनाओगे जहाँ पे आप इसको सेव कर लोगे, ताकि आपके पास सारा डाटा सेव हो, क्लाइंट का नंबर, क्लाइंट की ईमेल और क्लाइंट की सारी चीज़ें आप वहां पे क्या करोगे, सेव कर लोगे। पासवर्ड था वो भी ईमेल हुआ था, यहां पर फिर आएगा। अक्सर ये ई इनरोलमेंट है, ये अलग चीज है, न्यू रजिस्ट्रेशन अलग है। अगर एक बंदा, मैंने अभी पहले भी समझाया कि न्यू ई इनरोलमेंट का मतलब क्या है, कि एक बंदा पहले से रजिस्टर है एफबीआर के पास, लेकिन वो मैनुअली रजिस्टर है। ठीक है? पहले से रजिस्टर था 2012 में, 13 में, 14 में। ये ऑनलाइन सिस्टम 2014 के बाद आया है। तो अब 2014 के बाद उसको वापस अपने लिए आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ई इनरोलमेंट है। अगर एक बंदे की न्यू रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप अक्सर शायद आप कभी भी एफबीआर में रजिस्टर नहीं होगी, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, आपको भी आईडी पासवर्ड वहीं से जनरेट होगा। ये सिर्फ ई इनरोलमेंट है। जिनका कुछ भी नहीं है वो अपना आईडी पासवर्ड यहां से जनरेट करेंगे, सिर्फ उनको सिर्फ आईडी पासवर्ड जनरेट करना है अपना। ओके? डन है? क्या ये बात आप लोग को समझ आ गई यहां तक? ठीक है। तो सर ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन का सिंपल पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है? और ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सैलरी रिटर्न फाइलिंग। कि अगर एक सैलरी क्लास पर्सन है जो सिर्फ सैलरी इनकम कमाता है, वो अपना रिटर्न फाइल कैसे करेगा। और मैं आपको आइरस के अंदर, इस पोर्टल के अंदर कुछ बेसिक बातें समझा रहा कि किस तरह रिटर्न ओपन फॉर्म होगा। ठीक है? नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट किस तरह सेलेक्ट करेंगे और किस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट से, कि जो भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो इनरोल्ड हैं, आप लोगों को, अब देखिए, अब इस हफ्ते हमारी एक ही क्लास है, नेक्स्ट वीक हमारी सैलरी की क्लास होगी। तो अब एक हफ्ते के अंदर आपके पास क्या टारगेट है? सर आपके पास टारगेट ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट देख लेने हैं, और सैलरी की थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो मेरे पोर्टल के ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिए हुए हैं, ऑर्डिनेंस के मुताबिक, सेक्शन के मुताबिक। ठीक है ना? तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं सबसे पहले। इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, टैक्स एयर क्या होता है, रेजिडेंट पर्सन कौन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है, जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डबल टैक्स ट्रीटी क्या होती है,
इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बनेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी, फिर सैलरी का चैप्टर होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर सैलरी रिटर्न फाइलिंग करवा रहा हूँ। लॉ जानना भी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल जानना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल से ज्यादा लॉ जानना जरूरी है, क्योंकि लॉ अच्छा जानोगे तो अच्छे कंसल्टेंट बनोगे। ठीक है। तो सर ये आज के लिए, अब जिसके कोई भी सर सवाल है वो मुझसे पूछ सकता है। सर एक मिनट में सवाल ले रहा हूँ वन बाय वन। सर लिंक विल बी शेयर फॉर दैट क्लास। लिंक अगर आप नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी सैलरी के ऊपर, उसका लिंक आपको नहीं मिलेगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको लिंक मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर आपको ये लिंक मिलेगा। जी कमरान, आप बिल्कुल अपना बना सकते हैं और बना लें, अच्छी बात है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा तो फिर अपनी प्रैक्टिस आइरस के ऊपर खुद ब खुद करते रहेंगे। सर नेक्स्ट क्लास टॉपिक बताएं। अक्सर नेक्स्ट क्लास सैलरी रिटर्न फाइलिंग, सैलरी रिटर्न फाइलिंग, सैलरी टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सैलरी क्लास का रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा। आइरस, आइरस व्हाट लिंक बिटवीन आइरस जो रहता है हमारा टैक्स का सिस्टम है। ये पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है कमाल। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी चीजें होती है ना वो आपकी लिंक होती है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे आपका एक, अब मैं थोड़ी सी, बाकी लोग नहीं सुने, मैं थोड़ी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ। जिन जो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे उनको कोई मेरी बातें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कमाल से बात कर रहा हूँ सिर्फ। कमाल, तुमने अब पीएसडब्ल्यू के बारे में बात की, तो ये होता है पाकिस्तान सिंगल विंडो। तुम्हें इसके बारे में पता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। वहां पे जितनी भी हमारी जीडी वगैरह होती हैं, जितनी भी चीजें लोड होती हैं, जितनी भी हम इंपोर्ट के टाइम पे जितना भी टैक्स देते हैं, एक्सपोर्ट के टाइम पे जो भी एडवांस टैक्स देते हैं, वो सारा वहां से होता है और वो लिंक्ड हो जाता है एफबीआर से। हमारा जो पोर्टल है ना उससे लिंक्ड हो जाता है। तो जब सेल टैक्स के ऊपर जाऊंगा ना तब ये बातें बताऊंगा मैं। सर सेल टैक्स पर जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आया है उस पे भी कवर करवाएंगे। इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन का सिस्टम होता है, वो एक आईटी का सिस्टम होता है। इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है कि इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैंने वीडियोस पहले से ही अपने पोर्टल पे डाली है, लेकिन इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सेल टैक्स बहुत आगे की बात है। अभी तो आपको इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन सीखी है। फिर अभी पोर्टल के अंदर जाके किस तरह किसी का बिजनेस रजिस्टर करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो बातें सीखोगे। फिर एक एक रिटर्न फाइलिंग सीखोगे, सैलरी की अलग, प्रॉपर्टी इनकम की अलग रिटर्न फाइलिंग, बिजनेस इनकम की अलग रिटर्न फाइलिंग, फिर आपकी कैपिटल गेन की अलग रिटर्न फाइलिंग, डिविडेंड की अलग, प्रॉफिट ऑन डेट की अलग। फिर इन रिटर्न फाइलिंग के साथ इसको कंबाइन करके कैसे फाइल करेंगे। फिर वेल्थ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फाइल होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे होंगे। ठीक है। सर आप सितंबर में टैक्स के पेपर में अपेयर होंगे, मेरे लिए ये रिलेवेंट है, मैं ले लूँ क्लासेस। सर ये सर सितंबर में टैक्स के पेपर में अपेयर होंगी, मेरे लिए रिलेवेंट है, मैं ले लूँ क्लासेस। समीना, तुमने सितंबर अटेम्प्ट के टैक्स के लिए अभी तक कोई क्लासेस नहीं ली? पहले मुझे ये बताना। तुम किसी सीए के टीचर से पढ़ रही होगी टैक्स का पेपर, तो तुम्हें तुम ये क्लासेस स्टार्ट कर सकती हो। जैसे ही तुम्हारा ये टैक्स की नॉलेज हो जाएगी, सितंबर में अटेम्प्ट हो जाएगी, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम टैक्स के लिए भी अपनी तैयारी कर सकती हो इसमें से, पेपर के लिए भी, सीए के लिए। और प्लस दूसरा ये कि अपने लिए ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकली, अगर आप सीए के बच्चे हैं तो आगे आपको आर्टिकल में जाना है। और सर आर्टिकल में जाने के लिए आजकल टैक्स में बड़ी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको पहले से ये काम आता होगा और टैक्स आपने 4-5 पेपर भी क्लियर कर लिए, तो आपके लिए किसी फर्म में जाना, किसी भी जगह सिक्योरिटी बड़ी ईजी है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा है समीना, आप कर सकती हैं। सर आपने एसीसी का भी नहीं बताया, एसीसी का नहीं बताया, एसीसी का क्या कामरान, मुझे एसीसी का समझ नहीं आया। थैंक्स मुझे इंस्पायर सर। ठीक है। सर नहीं सर, कोर्स कवर है सर, मुर्तजा स्टडी किया जी, कोर्स कवर है। समीना आप ये कोर्स ले लें, अभी आप ये ज्वाइन कर लें। फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं और साथ साथ मेरे साथ क्लासेस भी ले सकती हैं। और जो क्लास आपकी मिस हो जाए वो रिकॉर्डिंग में चली जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आप ले सकती हैं कोर्स समीना। सर एसीसीपी का आपने स्टार्ट में कहा था कि बताऊंगा। एसीसीपी क्या होता है यार कामरान, एसीसीपी मुझे नहीं समझ आ रहा। सॉरी यार, एसीसीपी क्या होता है? एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यार ये जो होता है ना कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये मेरे कोर्स के अंदर पहले से मौजूद है। इंशाल्लाह ये भी आगे जाके बताऊंगा कि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एसईसीपी के थ्रू होती है, और पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन फर्म करवानी पड़ती है। तो ये थोड़ा आगे जाके बहुत आगे की बात है। ठीक है, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन वहां से होती है। सर कितने लेक्चर है इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा और क्या क्या कंटेंट होंगे? समीर, कंप्लीट लॉ के लेक्चर्स हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। इनकम टैक्स के अलावा आपका सेल टैक्स पूरा कवर है, इनकम टैक्स कवर है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कवर है,
पीसेप, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में कैसे होती है, जो फ्रीलांसर वगैरह जितने भी पाकिस्तान में फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, इनका टैक्स पता है ना, 0.25% पे कैसे लाना है, ये मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह उनको फायदा देके अपने भी पैसे बनाने हैं। तो ये पीसेप की रजिस्ट्रेशन सारी चीजें इसमें कवर है। ठीक है जी, कमाल, अल्लाह हाफिज, टेक केयर सर, टेक केयर। जिनको सर, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, आज की क्लास हमारी यहाँ तक हो गई है। जो जाना चाहते हैं वो जिनके कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो हम इंशाल्लाह 10 मिनट तक क्वेश्चन लेंगे और फिर 3 बजे तक क्लास को ऑफ कर देंगे। ओके सर, अभी लोकल ई कॉमर्स वालों का लिए 18% लगा है, उसका बता दें सर। अभी ये इन्होंने क्या किया कि लोकल ई कॉमर्स पे जितनी भी आप वो होगी ना, आप खरीदारी करेंगे तो उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो भी इनवॉइस अमाउंट होगी, गुड्स भी होगी और ऑनलाइन के ऊपर अलग से पे करना पड़ेगा। ये इन्होंने अभी इंप्लीमेंट किया है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं कोर्स के अंदर डिटेल में आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी ये सारे सवाल अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आपको बच्चे हैं, अभी आपको जानना है चीजें। ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई सवाल है सर? सर, आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, डू यू हैव एनी ग्रुप फॉर अस? सर, लेक्चर कैसे एक्सेस करें? यासिर, कहाँ पे रजिस्टर हो? अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ। तो अगर आप ग्रुप में नहीं होगे तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब आपने अगर रिकॉर्डिंग ली होगी तो फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग में आप जाएंगे, फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो मैं आपको अभी मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके, ये नंबर है, नंबर पे मैसेज करो, मैं तुम्हें ग्रुप पे डालूंगा। अच्छा सर, दूसरा एक बंदे ने मुझे, ठीक है सर, लेक्चर कैसे एक्सेस करने? फहद, लेक्चर एक्सेस करने के लिए आपको पोर्टल के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस के बाद हम आपको एक आईडी पासवर्ड देंगे, पोर्टल एक्सेस होगा। वहां पे जितनी भी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी सारी क्लासेस की, और आपके टेक्स्ट की जो नॉलेज है वो भी सारी अवेलेबल होगी। और अगर अगर आप लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो अगली टाइम से आपको ये लिंक भी नहीं मिलेगा इस क्लास का, क्योंकि वो लिंक सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये हम पहली क्लास ओपन फॉर ऑल रखते हैं सबके लिए। सर, आज जहां पर लिंक शेयर हुआ है वहां रजिस्टर्ड पर्सन का नहीं है, नहीं। महवेश, अगर आप रजिस्टर नहीं है, बैच आप क्या बैच 4 के अगर ग्रुप में नहीं है तो मुझे मैसेज करेंगी, आप रजिस्टर होंगी तो मैं आपको बैच 4 के ग्रुप पे ऐड करूंगा। वो मैंने एक जनरल ग्रुप है, उस जनरल ग्रुप पे ऊपर मैंने आपको लिंक दिया था। ठीक है, ओके, फाद ग्रेट। अच्छा, आप एडिट हैं तो अगर जो पहले से बैच 4 के रजिस्टर ग्रुप में एडिट है वो वाला वो वाला फिर जो है ना जनरल ग्रुप वो एग्जिट कर दें। ठीक है सर, पोर्टल एक्सेस 4 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। लाइबा 4 मंथ तक का हमने रखा है, लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी फीस शायद 1-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये ज्यादा देनी हो, 2-3-4 महीने हम और एक्सेस कर देंगे। लेकिन ये फिर हम केस टू केस देखते हैं, लेकिन 4 महीने तक का हमारा कोर्स है। ठीक है लाइबा, ठीक है सर, और किसी का कोई सवाल? तुम्हें फहद एक पोर्टल मिला होगा ना, आईडी, और तुम्हें एक आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से तुम्हें एक आईडी और पोर्टल मिला होगा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ग्रुप का जो भी है। तो तुम अगर उसके ऊपर जाके पोर्टल जाओगे तो तुम्हें सारे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो लाइबा, वो फ्रीज वाला मुझे आप मैसेज कर दिएगा, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, आपके पेपर के लिए, जो आपके सितंबर अटेम्प्ट के पेपर है उनके लिए 1 महीने के लिए हम ये कर देंगे फ्रीज, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो फ्रीज जो होगा वो आपका ओपन रहेगा, आपको 1 महीना एडिशनल मिल जाएगा। सेट है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, सीए वालों को टेंशन नहीं लेनी पेपर की वजह से। पेपर पे ज्यादा फोकस करना है आपको, पहले इंपॉर्टेंट आपके पेपर है, और उसके बाद फिर ये आपको ये क्लासेस और सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। ओके, चले सर, चले सर, मुझे इजाजत है। आप सबकी क्वेरी मैंने हैंडल कर ली होगी। ओके फहद, जिनका भी कोई मसला हो मुझसे मुझे मैसेज कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ भी ना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं पार्टिसिपेंट एक बार सबसे पूछ लूँ, मोइज, लाइबा, महवेश, फहद और सुमैया, कोई सवाल है आप लोगों का? अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे एक बार कर दें सर, जजाकल्ला। कोई सवाल नहीं है तो हम चलते हैं, और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा क्लास में।
इंशाल्लाह आपको मजा होगा, अभी आपको और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे साथ। ठीक है। ठीक है, बहुत इंजॉय करेंगे आप ये कोर्स मेरे साथ इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।